नागपुर में हिंसा के पीछे आखिर किसकी साजिश थी, कौन लोग शामिल थे? सिर्फ पत्थरबाजों का निशाना आम लोगों ही थे या फिर पुलिस वाले भी थे? कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को चोट लगी। डीएसपी साहब को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हमारे साथ सिंघम डीएसपी नागपुर के इस वक्त मौजूद हैं राहुल मदानी सर, आपसे सीधा सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके की परिस्थिति पुलिस के सामने पैदा हुई उस वक्त जब वहाँ पे बॉम्ब अचानक से अटैक होती है, उसके बाद कैसे आप लोगों ने संभाला? हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आए और बाकायदे बाइक वाला हेलमेट लगा कर आए गए, तो क्या जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था? और जो मुंबई को जो इंसिडेंट्स होता है, उधर को जो इंसिडेंट्स होता है, उसके बारे में कुछ यूथ थे तो मिलके जो एलिगेशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद और लोग जुड़ गए और उसके बाद जो उन्होंने आजू बाजू की तोड़फोड़ शुरू की, पत्थरबाजी शुरू की, उसके बारे में फिर पुलिस ने भी एक्शन उठाया। फिर जो लोग थे जो डरने थे वो डरने लगे। उसके बाद पुलिस से वो लाठीचार्ज हो गया, पुलिस के ऊपर पथराया गया, कुछ उनका भी यूज हो गया। उसके बारे में पुलिस ने किसी कार्रवाई की थोड़ा निकाल दिया। आज हमारे 2 दिन से क्लीनिंग ऑपरेशन चालू है। वहाँ से आज कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कम से 50 लोग अरेस्ट हुए। तो वहाँ के जो मीडिया के माध्यम से यहाँ CCTV जहाँ लगे हैं, वहाँ से फुटेज से कुछ लोगों का आइडेंटिफाई किया है, कुछ लोगों का आइडेंटिफाई किया है। तो उसके ऊपर हमें हमेशा देश के बाकी राज्यों की पुलिस के लिए रोल मॉडल रही है। 90 का दशक हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हो, हर गैंग को मुंबई पुलिस ने वक्त पे चुनौती दी। लेकिन कई बार जब भीड़ हिंसक होकर आती है तब पुलिस के लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि सिविलियंस पे पुलिस उस तरीके से हाथ नहीं उठाती जैसा पुलिस बाकी अपराधियों के साथ करती है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तरीके का इस प्रयोग की होने लगा है। संभल में जब गए वहाँ पे डीएमएसपी, उनको घेर लिया गया। बहराइच में पुलिसकर्मियों पे हमला बोला गया। मेवात में जब अभी कुछ 2 साल पहले जब 22 में 23 में जब दंगा हुआ, वहाँ पे पुलिसकर्मियों को घेर लिया गया। सेम तरीका नागपुर में भी अपनाया गया। आप लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, कोई खबर नहीं थी आप लोगों को यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है। पत्थर इतने भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए, दंगाइयों की ऐसी तैयारी थी, सब एक बड़ी चोट जैसी महसूस होने लगा आप लोगों को? वैसा वो तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कैसे हो गया प्लान नहीं था, तो इन्वेस्टिगेशन में वो हो जाएगा। लेकिन जो पुलिस का काम था कि फ्रंट लाइन से लड़ना चाहिए, वो अदर सिविलियन का कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, किसी की कैजुअलिटी होना नहीं चाहिए। तो फ्रंट लाइन से लड़ना है तो हमारे ऑफिसर लड़े हैं, जो मॉब को कंट्रोल में लाया है। इधर उधर वो ज़्यादा फैला नहीं चाहिए, जो सिविलियन है, जो कॉमन मैन है, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पूरे हमने कोशिश की और जो लोगों का ये था कि बड़े पैमाने में हो जाएगा, किया जाएगा, उसको हमने टाइम पे करके किया। आप लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है। मैं यहाँ 2 दिन से लगातार हूँ, आप लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, आपके साथ सारे स्टाफ का नाम। अभी क्या लग रहा है आपको कि इसमें आगे के नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो वो अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, काम कर सकती हो, उनका वो काम होगा ही, उसके बारे में मुझे ऐसा नहीं। जाहिर तौर पे ये मुंबई पुलिस, नागपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों, दंगाइयों को पकड़ना, उनका ठीक वैसे ही इलाज करना जैसे दंगाइयों का इलाज होता है, ताकि ये वो समझ पाए कि आगे कभी नागपुर की शांति को भंग ना कर पाए। डीसीपी सर पे जो बता रहे थे, तमाम पुलिस कर्मी वहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोगों को बार बार डिटेन किया जा रहा है, इन्हीं की निगरानी में डिटेन किया जा रहा है। कई अधिकारियों को लगाया गया है और लगातार महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक्शन मोड में है और अधिकारियों से ये साफ उनका निर्देश है कि किसी भी स्थिति में, जिस दिन पत्थरबाजी की घटना घटी थी, आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना था। देवेंद्र फडणवीस ने पहला शब्द यही कहा था कि जो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है, जिसने भी पत्थरबाजी की है उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का जो पहला बयान था वो साफ स्पष्ट करता है कि पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी कौन करता है, इस पे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पत्थर किसने फेंके हैं, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही। इलाके में कई घरों पे निशाना बनाया गया है,
उन घरों पे निशाना बनाया गया है जिनके घरों पर कोई ना कोई निशान हिंदू होने के थे, तुलसी के पौधा या फिर गाड़ी पे कोई भगवान की मूर्ति या घर के सामने हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा था। मॉब में जो दंगाई थी, जो हिंसा करने जो लोग आए थे, वो इतने चालाक थे, इतनी तैयारी के साथ आए थे दोस्तों कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसके घर पर हमला बोलना है, किसकी गाड़ी तोड़नी है, किसको मारना है, किसको गाली देना है, किसके घर के भीतर पत्थर फेंकना है। ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था। दंगों में अक्सर ये देखा जाता है कि एक मुख्य साजिशकर्ता होता है, उसके पीछे उसके लोग होते हैं। इस केस में भी ठीक वैसा ही हुआ है। पुलिस ने एक मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके घर हम लोग गए थे। और वहां पे जब उसके परिवार के पास गए तो वो परिवार बात करने को तैयार नहीं था। वहां भी हमें कुछ नकाबपोश लोग मिले जो डराने और धमकाने की कोशिश करने लगे। ये वही शमीम है जिसे पुलिस अपने भाषा में उससे पूछेगी कि दंगाइयों को कैसे तैयार किया, नागपुर के शहर की शांति को कैसे भंग किया। शमीम के घर जब मैं और हमारे सहयोगी कैमरामैन गए, वहां क्या हुआ, जरा ये 40 सेकंड का वीडियो सुनिए। हमने उनसे पक्ष रखने की बात कही, लेकिन वो हमसे लड़ने को तैयार थे। हालांकि हमारी बात वहां पे हो नहीं पाई। इस 40 सेकंड के वीडियो में समझिए कि ये दंगाई असल में है कौन। समझा रहा था भाई, अगर आपका पक्ष रखो नहीं रखो कोई बात नहीं है, लेकिन बात करने लायक रहेंगे तो आपको तो भी बुलाएंगे ना। हाँ, बात करने आपका बात करके चलेगा, कोई मतलब नहीं। आप लोग परेशान हो रहे हैं बेवजह। हाँ ठीक है, बात करो। वैसे ये करना चाह रहे थे जी, वो हट जाओ, जितना खड़े रहेंगे ना वो जानना ही सिखाएंगे। वो हट जाओ, उनके पास से उनको जाना होगा चले जाएंगे। वो बस जानना ही सिखा रहे, सब जानेंगे।